नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कि मैथमेटिक्स का अपना टॉपिक संख्या पद्धति, और उसमें हमने भाज्यता के नियम जो हम वो अपन पढ़ रहे थे। कुछ नियम मैंने बताए थे और अब उन पर आधारित क्वेश्चन जो है वो अपन किस प्रकार से करते हैं, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो हालांकि बहुत ही कम पूछे जाते हैं इस टाइप के पर्सन, लेकिन ये भाज्यता के नियम जो है ना ये अपने को क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ी मदद करेंगे, तो ये याद तो होनी चाहिए। अब देखो कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो कि क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि क्वेश्चन अपना ये है कि यदि 243x51 3 से पूर्णतः भाज्य है, तो यदि संख्या, ये कोई संख्या अपनी, ठीक है ना, ये 3 से पूर्णतः भाज्य है, तो x का मान क्या होगा। x का मान पूछा क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये संख्या 3 से पूर्णतः भाजित है, तो कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः भाजित होगी उसके लिए क्या था कि सबसे पहले इनका अंकों का योग करो। अंकों का योग कितना आएगा, देखो 2 + 4 + 3 + x + 5 + 1, इनके सभी अंकों का योग करो। तो 1 5 1 6 6 3 9 9 4 13 और 2 15 प्लस x, ठीक है। अब देखो ये इनका योग आ गया, और पूर्णतः भाजित, यानी 3 से पूर्णतः भाजित होने के लिए क्या था तरीका कि इस संख्या में इनके अंकों का योग जो है उस योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अब योग में 3 का भाग कब जाएगा, जब x बराबर क्या हो। जैसे देखो 15 है, 15 में 3 का भाग तो जा रहा है। अब x का मान क्या ले सकते हैं, अगर आप x बराबर 0 लोगे ना तो भी इसमें कितना आएगा, 0 + 15 15 ही आएगा, तो 5 का 3 का भाग चला जाएगा। अगर आप x बराबर 1 लोगे तो 1 यहाँ रखोगे, 15 1 16 होंगे, 16 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब x का मान 1 नहीं हो सकता, ठीक है। x का मान 2 लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से x बराबर आप क्या रख सकते हो, 3 रख दोगे, 3 रखें तो 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग चला जाएगा। तो x बराबर क्या क्या रख सकते हो आप, एक तो 0 ले सकते हो, एक 3 ले सकते हो, एक 6 ले सकते हो और एक 9 ले सकते हो, ठीक है। यानी x का मान या तो 0 होगा या 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। अगर जैसे मान लो कि इस पर्सन में ये पूछ लेता कि 3 से पूर्णतः भाज्य है, तो x का न्यूनतम मान कितना हुआ, इन x का न्यूनतम मान पूछा अपने को कि x का कम से कम मान कितना हुआ। तो कम से कम मान क्या हुआ इसका, इन x बराबर हम क्या लिखे कि यहाँ कम से कम मान क्या रखे x का, कि ये योग जो है पूर्णतः भाज्य हो जाए। भाई 3 से पूर्णतः भाजित होने के लिए क्या था कि इन अंकों का जो योग है वो उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। तो इन अंकों का योग किया वो आया अपने पास ये, अब इस योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो x बराबर कम से कम क्या लें कि इसमें 3 का भाग चला जाए। तो x में अगर x बराबर अगर हम 0 ले लें तो 15 + 0 यानी 15 ही होगा, और 15 में 3 का भाग चला जाएगा, तो ये 3 से भाज्य होगा। न्यूनतम मान x का क्या हो सकता है, 0। और इसी में पूछ लेता है कि इसका अधिकतम मान बताओ कितना होगा, यानी x का अधिकतम मान कितना ले सकते हैं, तो x का अधिकतम मान कितना ले सकते हैं, 9, ठीक है ना। x का अधिकतम मान अगर 9 रख देंगे यहाँ, तो 9 और 15 24 होंगे, 24 में 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो पर्सन ये इसी टाइप का पर्सन पूछा जाता है कि कोई संख्या देगा, उसमें कोई अंक जो है उसको गायब करेगा और उसमें कहेगा कि ये संख्या अगर 3 से भाज्य है तो इसमें x का मान जो जो भी अज्ञात है, नोन है, उसकी वैल्यू अपने से पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 3 5 कुछ भी आए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि उसमें न्यूनतम या अधिकतम पूछ रहा है, और अगर सीधा पूछ रहा है तो उस समय फिर आपसे ये जो है ना ये ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऑप्शन देगा, ठीक है ना। अगर सीधा ये पूछेगा कि x का मान क्या हो सकता है, तब इन चारों में से एक ऑप्शन देगा। और अगर आपसे पूछे कि भी न्यूनतम मान क्या होगा, तो 0 मिलेगा, और 3 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, कुछ और भी मिल जाएगा, ठीक है ना। -3 भी मिल सकता है, ठीक है। तो वो देखना अपने को। अच्छा, x का मान जो है -3 रखने से, अगर x का मान -3 रखेंगे तो -3 रखने से जो है ना योग तो इनका बार हो जाएगा, लेकिन ये संख्या नहीं बनेगी। माइनस अगर x की जगह माइनस की संख्या रख देंगे ना, जैसे मान लो कि ऑप्शन में ये हो गया कि भी 0, और एक में ऑप्शन में तो 0 आ गया, दूसरे में आ गया -3, तो अपने दिमाग में तुरंत ये आएगा कि x का न्यूनतम मान पूछा है, तो x का न्यूनतम मान तो इनमें से 0 भी है और -3 है, तो न्यूनतम तो भाई -3 होगा, और -3 रखेंगे तो योग में तो 3 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखें अगर x की जगह -3 लोगे तो चलो मान लेते हैं योग में 3 का भाग चला जाएगा, लेकिन यहाँ -3 रखोगे तो संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि संख्या इनमें माइनस की संख्या, यहाँ ये पूरी संख्या माइनस हो सकती है, लेकिन बीच में जो अंक आएगा वो माइनस का नहीं आएगा, ठीक है। तो
इसलिए x का न्यूनतम मान कितना होगा, 0 होगा। अब चलो आगे, एक क्वेश्चन जैसे मान लो इसी में ये कह देता कि 9 से पूर्णतः भाजित हो, तो वही तरीका, अंक को योग करते और उसमें 9 का भाग जाना चाहिए था। तो अगर जैसे मान लो ये प्रश्न आ गया और इसमें कि x का क्या मान ले, तो देखो 15 और प्लस x, ये इनका योग तो ये आएगा। अब x का मान क्या ले सकते हैं अपन, x का मान कितना ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 15 और 3 18 होंगे, 18 में 9 का भाग जाएगा, तो x का मान कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। तो एक प्रश्न तो इस टाइप का प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखो एक प्रश्न और, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं अपने, कोई संख्या अपने पास, यदि संख्या 58, 24 और x, ये संख्या आ गई, 11 से पूर्णतः भाज्य है, 11 से पूर्णतः भाज्य, तो x का मान बताओ कितना होगा। यानी ये जो नंबर है ना, ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड है, ठीक है ना, कंप्लीटली, यानी ये जो नंबर है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 11 से, तो अपने को x की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या आएगी, ठीक है। तो देखो क्या नियम याद करो कि 11 से मतलब 11 से भाज्य होने के लिए नियम क्या था अपना, क्या था कि एकांतर क्रम में संख्याओं योग करेंगे, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, 5 प्लस 2 प्लस x, और ये 8 और प्लस 4, ठीक है। जब ये x का मान ज्ञात करना हो ना, बीच में कोई भी संख्या, अगर अपने को अंक ज्ञात करना हो, भाई 11 से भाज्य है और बीच में चाहे अक्ष यहाँ इकाई पर आ रहा है, हो सकता है कि वो यहाँ जाए, हो सकता है कि बीच में आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो उस समय काम कर लिया करो, उस समय सीधा का सीधा जो एकांतर क्रम में जो अंक है ना, उनका एक साइड योग कर दो, और जो भाई विषम स्थानों पर जो अंक है ना, उनका योग तो एक साइड कर लो, और सम स्थानों पर जो अंक है उनका योग एक साइड करो, दोनों को बराबर कर लो। दोनों को बराबर करें क्या आएगा भाई, विषम स्थानों का योग तो क्या आ गया और सम स्थानों का योग आ गया, विषम स्थान 1, 3 और 5 योग गया, 2 और 4 का योग हो गया, कितना हो जाएगा, 7 प्लस x बराबर कितना हो गया 12, और x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5। तो अगर आप x बराबर 5 यहाँ ले लोगे ना, 5 यहाँ ले लोगे तो इसमें 11 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 11 का भाग के लिए क्या था कि आपको क्या करना है कि विषम स्थानों पर, अगर जैसे मान लो कि कोई गायब है संख्या बीच में, तो आप क्या करोगे, विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग, उन दोनों को योग को बराबर कर लोगे, दोनों बराबर करके जो अननोन वैल्यू उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के बाध्यता के नियम के ऊपर कुछ प्रश्न इस टाइप के आए हुए हैं, ठीक है। और देखो फिर कुछ क्वेश्चन बने, जैसे मान लो कि क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि यदि किसी संख्या में, हालांकि ये अलग हो गया बीच में, किसी संख्या में 225 का भाग देने पर शेष फल 58 प्राप्त होता है, यानी कोई संख्या है उसमें 225 का भाग दें, शेष फल 58 प्राप्त होता है। अगर 25 का भाग दें, या अगर 15 का भाग दें तो शेष फल क्या आएगा, ठीक है। देखो क्या करना अपने को कि ये संख्या 225 का कोई भी संख्या उसमें 225 का भाग देंगे, शेष फल अपने पास 58 आएगा, ठीक है। तो अगर 15 का भाग दें तो क्या आएगा, तो एक बार मैं इस प्रश्न को थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं, फिर इसको अपन पूरा कंप्लीट का जो मेथड पीछे लगता है वो समझेंगे। चलो कर लेते हैं, नहीं समझ लेते हैं, यही समझ लेते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि अपने पास एक विभाजन का एक नियम होता है, विभाजन एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई संख्या, जैसे मान लो अपने पास ये x है और इसमें मैं भाग दे रहा हूं किसी राशि q का, और p का भाग दिया मैंने और q बार चला गया, ठीक है, और नीचे यहां r बच गया शेष, ठीक है। तो अगर मैं इस x को लिखना चाहूं तो x बराबर क्या होगा, इन दोनों को गुणा करो, p गुणा q, और शेष फल इसमें जोड़ दो, तो अपने पास क्या जाएगा, ये राशि प्राप्त हो जाएगी,
यानी जो इसको अपन बोलते हैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो भाज्य बराबर यानी भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भागफल गुणा, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये अपने विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। और इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यानी भाज्य को अपन बोलते हैं, ये तो था डिवाइडेंट, ठीक है ना, भाज्य इसको बोलते हैं डिवाइडेंट। ये डिवीजर, जिसका भाग दिया जाएगा वो डिवीजर, ठीक है ना, जिसको डिवाइड किया जाएगा वो डिवाइडेंट। और ये इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और ये जो नीचे जो शेष बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अपन उसको जैसे यहां जी लिख दे, जी यानी जी कोई अपने पास क्या है, जी अपने पास डिवाइडेंट है, पी से उसको डिवाइड करेंगे, क्यू बार डिवाइड होगा, आर रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये लिख देंगे कि भाई आपका जो जी बराबर है वो क्या हो जाएगा, क्यूसेंट आपका सॉरी डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्यूसेंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। यानी डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में याद रखो, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई राशि है जिसमें भाग दिया जा रहा है 225 का, 225 का भाग दिया जा रहा है, तो जिसका भाग दिया जाएगा वो क्या होता है, भाजक होता है। तो ये तो भाजक हो गया, यानी ये राशि है तो क्या हो गई अपने पास, भाजक हो गई। और 58 शेषफल प्राप्त होता है, ये हो गया शेषफल, ठीक है, ये शेषफल हो गया। अब अपने पास दो चीज नहीं है, यानी एक तो आ गया अपने पास भाजक और एक आ गया शेषफल, नहीं तो अपने पास भागफल है और नहीं अपने पास भाज्य है, ठीक है। तो देखो जो कोई संख्या है उसको डिवाइड किया गया, इसका मतलब वो संख्या जो है ना वही अपना क्या है, भाज्य है। तो संख्या कोई मान लेते हैं अपन, वो संख्या x है, हमने कोई संख्या मान ली x और उसको हमने डिवाइड किया कितने से, यानी 225 का उसमें भाग दिया, भाग देने पर शेषफल अपने पास है 58। भाग कितने पर गया अपने को नहीं पता, अपने मान लिया कि y बार भाग चला गया, y बार भाग चला गया, ये अपने मान लिया, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे इस नियम से, यानी विभाजन एल्गोरिथम जो है अपने, इससे अपन क्या लिखेंगे कि भाज्य बराबर, यानी भाज्य ये हो गया, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन है 225 गुणा भागफल, ये भागफल हो गया, और प्लस शेषफल, ठीक है। यानी वो जो संख्या ना जिसमें भाग दिया गया वो संख्या ये है, यानी 225 का भाग जिस संख्या में दिया गया है वो संख्या ये है, x में दिया गया है, इसी में तो दिया गया है, और इस x का मान क्या आ गया, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यानी अपने को ये पता चल गया कि x का जो मान है वो ये है, यानी जिसमें हमने 225 का भाग दिया वो संख्या ये है। अब देखो यहाँ पर 225 का भाग देंगे, इस संख्या में 225 का भाग देंगे, तो देखो 225 का भाग यहाँ तो चला जाएगा भाई, 225 से और y है, और इसमें हम 225 का भाग देंगे ना तो ये 225 का भाग चला जाएगा y बार, ठीक है ना भाई, y बार तो जा ही रहा है इसमें पूरा पूरा, 58 शेष बच रहा है, और इसमें जाएगा नहीं, ये शेष बच जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, आगे ये कह रहा है कि देखो 225 का भाग तो जा रहा है इसमें भी, 225 का भाग दिया, y बार चला गया, 58 शेष बच गया, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, देखो 15 का भाग दें, इस संख्या में अपने को देना किसका भाग है, अब देना 15 का भाग, 15 का भाग दें, तो देखो 15 का भाग जा रहा है यहाँ, y को छोड़ो एक बार, अपने नहीं पता क्या है y, लेकिन 225 में जा रहा है क्या, 225 में 15 का भाग जाएगा 15 बार, 15 का भाग अगर 225 में देखो तो 15 बार जाएगा, ये पूरी पूरी राशि है, और इसमें 15 भाग दो 225 बार जाएगा, 225 में अगर 15 भाग दो तो 15 बार चला जाएगा, इसका मतलब इसमें 15 का भाग जाएगा। अब प्लस आगे कौन है 58, 58 में देखो 15 का भाग जा रहा है क्या, 58 में 15 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 58 में 15 भाग दोगे तो 15 दिया 45 और बचेंगे 13, तो शेष बच गया 13, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपना आंसर जो है वो क्या आएगा 13 आएगा। तो ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं ना तो ध्यान दो, देखो मैं यहाँ पर कुछ ये पूरी जो अपनी राम कहानी है इसको मैं देखो कुछ शब्दों में इसको समेटता हूँ। क्या करना है कि देखो किसी क्या कर रहा है इसका कि पहले 225 का भाग दिया, शेष बनाया, अब आगे जो संख्या ना उसको क्या कर रहा है वो कि 15 का भाग दे रहा है। अब पहले तो ये देखो कि ये जो संख्या ना इसका भाग इसमें जा रहा है क्या, तो ध्यान से देखोगे तो 25 का भाग इसमें जा रहा है, 15 का भाग इसमें जा रहा है 225 में, 15 का भाग 225 में जा रहा है, तो जा रहा है ना, सोचने की जरूरत नहीं है भाई, ये जो नया जो भाजक अपने लिया है 15, पुराने वाला भाजक तो ये था और नया भाजक ये है, 15 का भाग हम दे रहे हैं, तो 15 का भाग दे रहे हैं तो ये देख लो कि 15 का भाग पुराने वाले नए भाजक का भाग पुराने वाले भाजक में जा रहा है क्या, तो 225 में 15 भाग जा रहा है ना, तो सोचने की जरूरत नहीं है, शेष में दे दो सीधा भाग,
तो नया अपने उस नया शेषफल पूछा है, तो जो शेषफल जो है ना उसी में भाग दे दो। तो 15 का भाग अगर 58 में दो, शेषफल 13 आएगा अपना, ये देखा। ठीक है, चलो 1% और लिखते हैं सही। ऐसा 1% और लिखते हैं। क्वेश्चन अपना ये है कि यदि किसी संख्या में 140 का भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 28 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या के अंदर हमने भाग दिया किसका? भाग दिया 140 का, और भागफल मिला अपने 29। करा कि उसी संख्या में अगर 28 का भाग दें तो भागफल क्या आएगा? तो पहले तो देखो 28 का भाग इसमें जा रहा क्या भाई? दो बातें हो गई यहाँ, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो 140 में 28 का भाग जा रहा है क्या? 5 बार जा रहा है, पूरा जा रहा है। 28 5 140 होते हैं, ठीक है ना? यानी 28 का भाग 140 में 5 बार जाता है, चला गया। इसका मतलब 140 में जा रहा है तो सोचना की जरूरत नहीं है अपने को। अब सीधा जो शेष बचाना उसमें भाग दो, तो 29 में भाग दो, 28 कितनी बार चला जाएगा? एक बार चला गया, शेष क्या बचेगा भाई? 29 है, उसमें अगर आप 28 का भाग दोगे तो शेषफल क्या आ गया? एक ही तो आएगा। ये तो पूछ रहा है कि नया शेषफल क्या हुआ, ये तो आंसर कितना हुआ? एक हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के पर्सन जो है परीक्षा में आते हैं तो अपने को करना है इस तरीके से। अब देखो आगे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे मान लो अगर हम 10 लिखें तो इसमें अंक बताओ कितने? 2 गए, 2 ही तो है भाई, 0 और 1 ही तो अंक है। अगर हम 100 लिखें 100, तो इसमें अंक कितने हैं? इसमें अंक जो है वो कितने आ गए? 3 आ गए। अगर हम 1000 लिखें तो अंक कितने आ गए? 4 आ गए। अगर हम 10,000 लिखें तो अंक कितने आ गए? 5 आ गए। ठीक है, अब 10 को मैं क्या लिख दूं? इसको 10 को मैं ये भी लिख सकता हूं 10 की घात 1। 10 की घात 1 का मतलब 10 को एक बार गुणा करना है तो 10 आएगा। 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 का मतलब 10 को 2 बार गुणा करना है। 10 गुणा 10 बराबर कितना हुआ? 100। तो 10 की घात 2 का मतलब कितना हुआ? 100। 10 की घात 3 का मतलब कितना हुआ? 1000। 10 की घात 4 का मतलब कितना हुआ? 10,000। 10 की घात 5 का मतलब 1,00,000। ये तो आएगा। ठीक है, अंक कितने हुए इसमें? इसमें 6 हुए। अब यहां पर एक चीज को नोट करो आप कि 10 की घात 1 है तो अंक आ रहे हैं 2, 2 है तो अंक आ रहे हैं 3, 3 घात है तो 4 अंक आ रहे हैं, 5 घात तो 4 घात है तो 5 अंक आ रहे हैं, 5 घात है तो 6 अंक आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10 यूं लिख दूं कि 10 की घात n लिख दूं, 10 की घात n में अंकों की संख्या लिखूं, अंकों की संख्या, तो क्या आएगा? अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 की घात n में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 की घात n में अंकों की संख्या हो जाएगी अपनी n+1। भाई देखो एक ज्यादा तो आ रहा है ना भाई। 10 की घात अगर 1 है, n का मान 1 है तो अंक कितना रहे? 2 आ रहे हैं। n का मान 2 है तो अंक कितना रहे? 3 आ रहे हैं। मतलब n बराबर अगर 1 लेंगे तो अंक हो जाएंगे n 1+1 2। अगर n बराबर 2 लेंगे तो 2 और 1 3। मतलब ये हुआ कि 10 की घात कितनी भी हो, अंक जो है वो क्या आएंगे? उस घात से एक ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो 10 की घात अगर n है तो अंक जो आएंगे इसमें कितने आएंगे? n+1। तो 10 की घात अगर 5 है तो अंक कितने आएंगे? 5 रहेंगे 6। अगर 10 की घात 8 है तो अंक कितने आएंगे? 8 रहेंगे 9। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, और ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन जब तक ये अगर इन चीजों को हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो कठिन हो जाते हैं। ठीक है, तो करे हुए पर्सन अगर एग्जाम में आते हैं तो वो जल्दी हो जाते हैं, और जो पर्सन अपने आगे आए हुए नहीं है और वो परीक्षा में आते हैं तो फिर इजी पर्सन भी जो है ना वो कई बार
मुश्किल खड़ी कर देते हैं। तो देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा मैंने कि 4 की घात 225 गुणा 5 की घात 226 गुणा 5 की घात 113 में अंकों की संख्या है, ठीक है। और मैंने ऑप्शन लिख दिया 226, दूसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने 113, और तीसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने 227, और चौथा ऑप्शन लिख दिया मैंने 114, ठीक है। ये 4 ऑप्शन बना दिए। इनमें बताओ अंकों की संख्या कितनी आएगी। अब इनको करने बैठेंगे ना तो बहुत 4 की घात तो सभी कितना लिखेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कोई तरीका है बड़ा करने का। वो तरीका क्या होगा, यहां पर लिखो आप, ये लिखो, ठीक है ना, ये गलत कर दिया मैंने, 452 और 453, ठीक है ना, ये गलत हो गया, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया दोबारा। अब देखो क्या करना है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर हम 10 की घात 2 करें, 10 की घात अगर 2 करें तो क्या दिक्कत है, 2 गुणा 5 की घात 2 कर दो, कर दो। अगर हम 10 की घात 3 करें तो 2 गुणा 5 की घात 3 कर दो, क्या दिक्कत है भाई, 10 की जगह तो 2 गुणा 5 लिख रहे हैं पढ़े, हालांकि वैसे घाता का नहीं पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन 10 की घात अगर 1 हो तो हम क्या लिखते हैं, 2 गुणा 5 लिखते हैं। 10 की घात 2 है तो 10 को तो हम 2 गुणा 5 ही तो लिख रहे हैं, तो घात 2 है तो 10 की जगह पर 2 गुणा 5 लिख दो। घात 3 है तो पढ़ी ना, तो 3 को बस 10 की जगह 2 गुणा 5 करना अपने को, ठीक है। तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, 2 गुणा 5 की जगह 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या देखो, एक काम करता हूं मैं, इस 4 को मैं लिख रहा हूं 4 और फिर इसकी घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4 ही होता है, और ऊपर घात कितनी है 226, और गुणा 5 की घात 452। हालांकि मैंने पहले शुरू में बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, थोड़ा छोटा लिखना चाहिए। अब देखो घात के ऊपर घात, तो घातांक का नियम है घातांक से गुणा होती है, घातांक का नियम, घातांक के नियम जो है ना वो पढ़ेंगे बट, ठीक है ना। तो घातांक का नियम है कि घात के ऊपर अगर घात हो तो घात आपस में गुणा होंगी, यानी 226 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 452 हो जाएगा, और गुणा 5 की घात 452, ठीक है। दोनों के ऊपर घात समान है, दोनों गुणा में है, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि 2 गुणा 5, और दोनों के ऊपर घात समान है तो एक जैसी तो है, तो 452 लिख देंगे। और देखो 2 गुणा 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, यानी 10 की घात 452। वो अभी तो अपने नियम पढ़ा था एक कि भाई 10 की घात n हो तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होती है, n+1 ही होती है, कितना हुआ, इसमें एक जोड़ दो, यानी 452 प्लस 1 बराबर 453। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 453 की ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न अगर किए होंगे ना तो फटाक से अपना आंसर जो है इनको सीधा इस क्वेश्चन को देखते अपना आंसर ठीक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, थोड़ा छोटा लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखा गया शुरू में, चलो और करते हैं। मैंने लिखा कि 4 की घात 101 और गुणा 5 की घात 4 की घात, चलो 8 की घात कर लेते हैं, 8 की घात 101, ठीक है, और 5 की घात लिख देता हूं 333, ठीक है। अंकों की संख्या पूछिए, ऑप्शन अब मैं नहीं बना रहा हूं, सीधा वैसे तो आंसर पता चल गया, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखो क्या करना अपने को, 8 को हम क्या लिख देंगे, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 2 को 3 बार गुणा करो तो 8 ही जाएगा, और ऊपर घात कितनी है 111, और 5 की घात 3 3, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, घात के ऊपर घात हो तो घात आपस में गुणा होंगी, तो 3 2 की घात कितनी हो जाएगी 3 3 3 भाई, 111 को 3 से गुणा करो तो 333, और गुणा 5 की घात 333, क्या लिख देंगे 2 गुणा 5 और इसकी होल घात कितनी हो जाएगी 333, 2 गुणा 5 को क्या लिख दो 10, 2 गुणा 5 को 10 लिख सकते हैं 333। तो इसमें अंक कितने आएंगे, इसमें अंक आ जाएंगे अपने कितने 333 और प्लस 1 यानी 334। तो ये प्रश्न अपना इस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न और करते हैं अपन, एक प्रश्न जो है ये अपना उस पर आधारित है जो अपन ने अंक निकालने सीखे थे ना, उस पर आधारित है ये,
शुरू शुरू क्लास में पढ़ने सीखे थे कुछ पर्सन, उस पर देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन अपना ये है कि 200 पृष्ठों की किताब में अंकों को दो सौ प्रश्नों की किताब में नंबरिंग करनी है, तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक नॉर्मल सा पर्सन है, लेकिन अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो फिर गलत कर देगा, अपना गलत हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि 200 प्रश्नों की किताब है और उसमें नंबरिंग करनी है, तो कुल कितने अंक चाहिए। तो किताब में अगर हम पृष्ठों पर नंबर अंकित करते हैं तो क्या करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी प्रकार से तो अंकित करते हैं। इसका मतलब हमें उन 200 पृष्ठ हैं तो 200 तक नंबर उस पर अंकित करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से कहां तक 200 तक अपने को नंबर अंकित करने पड़ेंगे। ठीक है, तो शुरू की जब हमने क्लास पढ़ी थी तो उसमें हमने जब अंकों के बारे में पढ़ा था तो वहां पर एक शुरू में हमने पढ़ा था कि अगर 1 से 100 तक गिनती लिखनी है तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 1 से 200 तक गिनती लिखनी है तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 500 तक लिखनी है तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के कई प्रश्न किए थे, तो वही तो गया 1 से लेकर 200 तक अपने को संख्या अंकित करनी है। ठीक है भाई, 1 से लेकर 200 तक गिनती लिखनी है, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो क्या तरीका था कि 1 से अगर हम 99 तक लिखें तो कितने अंक चाहिए, 1 से 99 तक तो अंक कितने हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे अपने कितने 189। ठीक है, फिर 100 से शुरू करेंगे तो 100 में देखो 3 अंक हो गए, और 100 से लेकर 200 तक कितनी संख्या गई है, 100 से लेकर के 200 तक। तो क्या बताया था कि इसमें एक बढ़ा करके 201 में से 100 घटाओगे तो 101 बच गए, मतलब 100 से लेकर के 200 तक की कितनी संख्या हो जाएंगी, 101 संख्या हो जाएंगी। 100 तो अंक कितने आ जाएंगे, इसमें अंक आएंगे अपने कितने 101 तो गई संख्या, और प्रत्येक संख्या में कितने अंक आएंगे 101, और प्रत्येक संख्या में 3 अंक आएंगे, तो कितने हो गए 303। तो टोटल अंक कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ो कितना आ जाएगा 9 और 3 12, और 9 और 4 492। ठीक है, तो 492 अंक अपने को लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर उल्टा हो तो क्या करना है, उल्टा का मतलब देखो एक पर्सन ऐसा ही और है, ये इस टाइप के पर्सन आते हैं तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने शुरू में इस टाइप के पर्सन करवाए हैं कि 200 प्रश्नों हो चाहे 500 प्रश्नों चाहे 524 प्रश्नों 324 प्रश्नों किसी प्रकार के प्रश्न हो, इस टाइप प्रश्नों करने का पहले शुरू में एक तरीका बताया मैंने, पहली क्लास में हुआ था। ठीक है ना, जहां पर अपन अंक के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने लिखा था कि काउंटिंग अगर अपने को लिखनी है 1 से लेकर के 1000 तक गिनती लिखनी है, 2000 तक लिखनी है, 5000 तक लिखनी है, कितनी भी लिखनी है, तो उसमें कितने अंक काम मिले जाएंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था 1 से लेकर 9 तक एक अंक होते हैं, तो 9 अंक हो गए। अगर 1 से लेकर 99 तक मैंने याद करवाया था 189 होंगे, और फिर मैंने ये भी कहा था कि 1 से लेकर के अगर 99 तक लिखने हैं तो कितने 189, और अगर 1 से लेकर के 999 तक लिखने हैं तो मैंने क्या कहा था कि 1 और यहाँ 2 जाएगा 8 और 8 9। ठीक है, और फिर 3 के लिए 1 से ये करना था तो क्या बताया था, यहाँ 3 कर दो, फिर 8 जो 3 आ जाएंगे बीच में और 1 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बताया था कि कितने भी लिखना हो, ये तो मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था, इस तरीके से याद रखना अपने वो 1 से 99 तक ये और 1 से 999 कर दिए, दोनों तो 189, 3 हो जाएंगे तो 2 और 9 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो पर्सन अपना एक पर्सन मैंने करवाया है। अब इसके अपोजिट पढ़ेंगे कि अगर अंक हो जाए तो उससे अपने को पृष्ठों पर अंकित करना है तो कैसे करेंगे। तो आज ही क्लास को पढ़ देते हैं ये विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।